इसलिए अभी नहीं, लेकिन लगाएंगे। चलो देखते हैं अपने। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट में, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, do not depend on their electronic configuration, but it is calculated by formation of compound in ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ना स्टेबल वर्ड जोड़ देते हैं, द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट oxidation state of D block element is not calculated by the electronic configuration, but it is calculated by formation of compound in which formation of compound in oxidation state. तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाएगा ना, वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं 3D एलिमेंट्स के। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अपन को 3D के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, FeCO(NH), कॉपर एंड जिंक। ये 4s2 3d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 और d10 ये लिखते हैं। फोरेस्ट तो अपन सभी में लिखेंगे, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी अपन को। उनको पता है कि क्या करते हो आप। ये सब 3D लिखते, 3D5 3D3 3D ये था तो 3D1 था। अगर अपन S, क्योंकि S जो होगा वैलेंशियल, देखो फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी फॉलो द अफबाव प्रिंसिपल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रेस्ट ऑल केसेस में ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वी यूज शेल रूल। शेल मतलब ऑर्बिट के हिसाब से पढ़ते हैं। फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू। सर आपने नीचे क्या लिखा है? क्या बोला आपने नीचे क्या लिखा? नीचे वैसे ही मैंने मतलब मजाक में लिख दिया था, हटा दिया। वैसे ही सोचा चल मजाक करते हैं तो हटा दिया, और वैसे ही लिख देता हूँ मैं कुछ कुछ, तो हटा दिया मैंने। उसमें लिखा था कि जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो उसके लिए अफबाव प्रिंसिपल यूज करेंगे बस। तो फिर इतने सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हो आप, इन सब का क्या? तो उन सभी केसेस में अपन को शेल रूल फॉलो करना होता है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। इसमें डीएफ के बेसिस पे नहीं कैलकुलेट करते अपन। थोड़ा बहुत डिपेंडेंस होता है, वो अपन ने सीखा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, लेकिन मोस्टली अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल रूल। तो फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू थर्ड 3D से। फोर्थ शेल बाहर होगा, तो 4s2 की वजह से सभी में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये तो सभी का।
कॉपर में तो +1 भी हो सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s 0 हो गया, एक और निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +1 भी हो जाएगा, 2 निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। वैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 है। डी का भी निकाल सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे +3 भी लिख देंगे, और क्या। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकता हूँ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकता हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसमें 4s2 D5 है, तो 4s2 ये निकाल दिया, अब D5 तक जा सकता हूँ। इसमें लेकिन सिर्फ +3 होता है, ये भी +3 होता है, ये भी +3 होता है, बस ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ दिस एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो बता नहीं सकते, ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर लिखा है साफ साफ। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कहाँ पे डिपेंड करेंगे भैया? वो डिपेंड करता है कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कोई एक पर्टिकुलर ले लेते हैं, तो इनमें से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा कंपाउंड बनाएगा? वही तो बता रहा हूं, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है 3D एलिमेंट्स में। स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक +3 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैंगनीज से लेके जिंक तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। बड़ा अच्छा हो गया, याद भी रहेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम याद रख सकते हैं, इनको याद रख सकते हैं। हम इनको याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन कहेंगे, देखो भाई मोस्ट स्टेबल तो इनके यही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपने बॉक्स में लिखे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, टाइटेनियम के लिए इसके अलावा ये भी स्टेबल है, लेकिन ज्यादा स्टेबल +3 है। वेनेडियम के लिए +5, क्रोमियम के लिए +6, इसके बाद +6 है, पहले तो +3 ही है। बाकी क्या लिखा? अब जिसके 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या कोई पूछेगा तो बता देंगे कि ज्यादा स्टेबल है कम है, ज्यादा स्टेबल है ये कम है, उसे बता देंगे ये स्टेबल ऑक्सीडेशन। तो फिर ये बड़ा इजी है, 3D एलिमेंट्स में +3 वाले ज्यादा स्टेबल हैं, अप टू 21 से 24, और 25 से 30 तक +2 वाले ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब कैसे पता ये ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि कॉपर +2 स्टेट में ज्यादा कंपाउंड बनाता है एज कंपेयर टू +1 से। भाई इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो देखा जाए तो यही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। वो D10 हो गया, लेकिन कॉपर जो है वो +2 में ज्यादा कंपाउंड बनाता है रादर देन कॉपर +1, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड नहीं करता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, F ब्लॉक। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अच्छा सर, मतलब वो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसके ज्यादातर कंपाउंड्स में उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिला है वही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उनका। बिल्कुल, मतलब जैसे Cl है, -1 इज मोर स्टेबल क्योंकि उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यस।
राइट। अब अपन से पूछा जा रहा है कि सर ये आपने सर्किल क्यों बनाए। अरे भाई इतने बड़े बड़े बॉक्स बना रहे हो, थोड़े तो सर्किल बनाने दो, इसलिए बना दिए। बताओ, अच्छा नहीं लग रहा तो हटा देता हूँ। अपन ने बेटा सर्किल इसलिए बनाया। देखो, अगर अपन से कोई ये पूछेगा बताओ वेनेडियम का ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सा होगा इन चारों में, तो अपन कहेंगे +3, क्योंकि आपने कहा था कि बॉक्स में जो लिखे हैं वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इन चार में से +3 के बाद फिर कौन सा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो तुम बताएंगे +4। नेक्स्ट टेबल, इसलिए अपन ने सर्किल बनाया, नहीं तो क्यों बनाते। ठीक है ना। तो उसके बाद कौन सा, तो जब बहुत सारे थे तो अपन ने कम से कम 2 लिखना शुरू कर दिया कि चलो 2 तो बताते हैं, इसलिए मैंने उसको सर्किल कर दिया। +4, +2 के बाद +4 फिर +7। ठीक है। सो एक्टिनाइड्स, lanthanides and actinides both shows +3 as the stable oxidation state. Oxidation. But as +2, +3 as stable oxidation state, but you have an except लिखना, except cerium Ce, which can serve +3 and +4, दोनों ही शो कर सकते हैं, +3 भी शो कर सकता है +4, बाकी सभी का +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट का एक आइडिया ले लिया, क्योंकि अपन तो कंपाउंड्स नहीं पढ़ेंगे भाई, ये डी और एफ ब्लॉक तो पूरा चैप्टर नेक्स्ट ईयर एक डी एफ ब्लॉक एलिमेंट करती है, तो वहां भी अपन काफी सारा पढ़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूँ। अब अपन लिखेंगे नेमिंग ऑफ एसिड्स। अब क्या हुआ सर, नोट करना था लास्ट। अच्छा, ये ले नोट कर लो, थोड़ा जल्दी करना बेटा। हाँ, हो गया सर। नेमिंग ऑफ एसिड्स, तो मान लो अपने पास जैसे H2SO, तो इसको अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक एसिड है ना, आपको पता है कि ये एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इससे एक ऑक्सीजन हटा दो तो ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, ये फिर सल्फ्यूरस एसिड। इससे एक और यस हटा सर। तो ये हाइपोसल्फ्यूरस एसिड होता है। और अगर आप इसमें एक ऑक्सीजन डाल दो पर सल्फ्यूरिक हो जाएगा। तो ये पर सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ठीक, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास HNO3 है, तो आप मुझसे ये कह रहे हो कि नाइट्रिक एसिड है, और अगर मैं इससे एक ऑक्सीजन हटाता हूं तो ये मुझसे आप नाइट्रस एसिड बोल रहे हैं।
और अगर मैं इसमें एक और ऑप्शन हटाता हूँ तो आप इसको हाइपोनाइट्रस एसिड बोलोगे, हाइपोनाइट्रस एसिड बोलोगे। बट हाइपोनाइट्रस एसिड में क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा तो नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं होगा, और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंप्लीट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए, तभी वो एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है। नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो एसिडिक नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा तो था, भाई पानी में अमोनिया डालेंगे, जो पूछा था ना आपने, इसलिए तो नहीं लिखा मैंने कि भाई मतलब गड़बड़ ना कर दो तुम, है ना। इनिशियली अपने बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अपन कहेंगे अब ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है तो फिर एसिडिक नहीं है, पानी में डालेंगे तो H+ साइन नहीं आएगा, फिर क्या करें, और ये OH बना नहीं सकते ऐसे। तो अपन कहेंगे देख भाई आप एक काम करो, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, आप एक और ले लो ऐसे, और इन दोनों को कंबाइन करो। मतलब आपने HNO 2 बार ले लिया, मतलब आप डाइमर के लिए बोल रहे हो, अगर 2 बार लोगे तो उसको अपन डाइमर बोलते हैं। मतलब हाइपोनाइट्रस एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 6 और 8, इधर भी ये कंप्लीट होगा, 2 4 6 और 2 8, अभी सबके ऑक्टेट कंप्लीट। तो हाइपोनाइट्रस एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर, तो फिर ये 2 H+ आयन देने वाला एसिड होता है हाइपोनाइट्रस एसिड। तब तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई हाइपोनाइट्रस एसिड 2 H+ आयन देने वाला एसिड है, जबकि नाइट्रिक एसिड 1 H+ आयन, ये 1 H+ आयन, और फिर ये तो पर नाइट्रिक एसिड है, वो भी एक ही हाइड्रोजन पर एक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, there is a per nitrate. So hyponitrous acid is a acid diprotic, डाई बेसिक है। डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, दैट विल बी अ डाइप्रोटिक एसिड। तो ठीक है, अब बाकी तुम लोग लिख सकते हो, दिस इज अ फॉस्फोरिक एसिड। अब बाकी तुम लोग लिख लो अपने आप में, जो तुम मुझसे पूछोगे वो मैं बता दूं, वरना अपने आप लिख लो, है ना। ऐसे तुम अपने आप लिख लो कि मतलब फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो बाकी हाइपो फॉस्फोरस ये सब तुम अपने आप लिखो यार, और ये क्लोरिक एसिड, अब अपने आप लिख लो, है ना। सर लास्ट में H3PO2 आएगा ना? कर दिया, ठीक है, ये कर लिया। चलो अब अपने आप लिख लो सब, ठीक है, सब ठीक है। देख, एक होता है मोनो बेसिक एसिड,
The acid which can give one proton. Donate one H plus. सर बोलो। सर जो सारे एसिड का नॉर्मल वाला फॉर्म है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन सब फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? मतलब किसको क्या बोलते हैं यार, समझ में नहीं आया। तो माइक को थोड़ा सर दूर मतलब कर। जिसमें एक भी सर मतलब जिसमें एक भी ऑक्सीजन बढ़ा या घटा हुआ नहीं है, जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है उसको कुछ ऐसा अलग से बोलते हैं क्या? नहीं इसका नॉर्मल फॉर्म है वगैरह ऐसा नहीं है ना? ठीक है। नहीं, जिनमें एक होता है उसी में कर सकते हैं, बाकी में नहीं बोल सकते भाई। ऑर्गेनिक एसिड में नहीं बोल पाएंगे अपन ऐसे। सक्सेनिक एसिड है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें नहीं बोल पाएंगे। इनऑर्गेनिक एसिड में बोल सकते हैं, इनको कहते हैं अपन मिनरल एसिड्स। डाइबेसिक एसिड का मतलब जो दो H प्लस। तो सिंगल H प्लस आयन वाले अपन को पता है। कोई भी लिख लो आप। ट्राइबेसिक मतलब जो तीन प्रोटॉन थे, H3PO4। सर एसिटिक एसिड मोनोबेसिक है ना सर? हम्म। मोनोएसिडिक बेस which gives one OH minus। ये बेस लिखा ना पहले, मोनो एसिडिक। एक्चुअली वर्ड कंफ्यूज करते हैं, मोनोबेसिक एसिड। भाई एक बेस एसिड पता नहीं क्या लिख रहे हो, लास्ट में जो लिखा है वो बताओ। मोनोबेसिक एसिड मतलब बेस एक प्रोटॉन निकाल सकता है इससे, दैट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का मतलब हो गया बेस दो H प्लस आयन निकाल सकता है उससे, डाइबेसिक एसिड। मोनो एसिडिक बेस मतलब एक OH निकल सकता है इससे। अच्छा मतलब सर यहाँ पे एसिड उस बेस से एक OH माइनस आयन निकल पाएगा। वही कह रहा हूं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया ये, मतलब वर्ड का मतलब क्या था, मोनो बेसिक बेसिक हाँ एसिड। यस सर। क्योंकि वो कभी कभी अपन को कंफ्यूज कर देते हैं, पूछ क्या रहे हो ये तो बताओ, एसिड लिखूं बेस लिखूं। नेम ऑफ नॉर्मल एसिड, जो नॉर्मल एसिड्स जैसे अपने पास गिवन है H2SO4, so normal acid। H2SO3 is a normal sulfuric acid, that is sulfurous acid। तो इसको अपन लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड है। ऑर्थोसल्फ्यूरस एसिड। इसको ये नहीं लिख सकते ओनली दिस। तो ये ऑर्थो वर्ड अपन तब यूज करेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Oxidation state is equal to valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन
नॉर्मल एसिड्स। तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड H3PO। ऐसा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अब आगे लिखो नेक्स्ट पेज। दिस ऑर्थो नाइट्रिक एसिड, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो क्लोरिक एसिड। एक लगेगा तो ऑर्थो लगेगा। पायरो एसिड्स, पायरो मीन्स हीटिंग। पायरो मीन्स हीटिंग। अब सीधा मतलब एग्जाम्पल ही लिखते हैं। मेरे पास H2SO है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ट्वाइस करो, हीट करो, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो 4 हाइड्रोजन थे, 2 सल्फर हैं और 8 हाइड्रोजन हो गए, ट्वाइस 8 ऑक्सीजन हो गए, तो ट्वाइस किया ना अपन ने। और वाटर हटाना है, तो 4 हाइड्रोजन में से 2 गए, तो ये 2 बचा। और सल्फर तो एक भी नहीं निकाला आपने, तो H2 हो गया। ऑक्सीजन 8 में से 1 चला गया, तो 7 हो गया। तो भाई ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बड़ा इजी, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मैं भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो अपन कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, मान लो मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे भी तो बना सकते हैं। तू करने की जरूरत क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो बना ना, ये एनाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, ये पायरो नहीं है, एनाइड्रस सल्फ्यूरिक। मतलब उससे वाटर मॉलिक्यूल हट ही गया पूरा। हाँ, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। Then it is called anhydrous carbonic acid। दोनों में एनहाइड्रस वर्ड तब आएगा जब आप
उसी एसिड से वाटर हटा दें। अगर आप ट्वाइस करके वाटर हटाओगे तो फिर पायरो आएगा। ठीक है, तो सारे रिएक्शंस में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल वाटर का निकालेंगे या दो तीन भी निकाल सकते? इसमें कोई भी रिएक्शन में? एक ही निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एक ही निकालेंगे। अपन तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। सर वो सेकंड नोट में जो सेकंड वाला आपने लिखा है वो CO2 प्लस क्या लिखा है? H2 वाटर हटाना था ना, तभी तो वेपराइज करके ऊपर उड़ा दिया ना उसे। तो सर मतलब जो ऊपर में आपने एरो में -H2O लिखा है और जो यहाँ पर H2O लिबरेट हुआ है वो दोनों का मतलब सेम ही है? एक ही बात है। तो अब एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज मेटा। अब अगर मुझे मेटा वर्ड यूज करना है ना, तो जो भी एनायनिक पार्ट है सर ना, आपने होल्ड के बाद क्या लिखा? वो कहाँ लिखा मैंने? वर्ड के बाद मेटा ही लिखा है। अच्छा ओके सर। अच्छा, पता नहीं क्या उसने ये पूछा था कि ये क्या लिखा, ये तो मेटा ही लिखा। ठीक है, तो word meta can be used when the anionic part has at least the valency -3। जैसे अपने पास ऐसे ये फॉस्फेट है, आप एक ऑक्सीजन भी हटाओ और दो चार्ज भी हटाओ, then this is मेटाफॉस्फेट। तो अगर मेरे पास सल्फेट होता तो मेटा सल्फेट लिख दो ऐसे, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, तभी तो लिखा कि अगर ऑक्सीडाइन हटाना है तो इससे तो पूरे नेगेटिव चार्ज चला गया। मुझे अगर मेटाफॉस्फेट लिखना है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इसमें, तो इसलिए वैलेंसी कम से कम 3 तो होना ही चाहिए अगर मुझे मेटा वर्ड यूज करना है। दिस इज, मान लो अपन को ऐसे गिवन होता है, दैट इज सोडियम मेटाफॉस्फेट, हाँ सोडियम फॉस्फेट, और ये सोडियम अगर ऐसे लिखते हैं अपन, ये नेगेटिव चार्ज की जगह अपन मेटल भी डाल सकते हैं, हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, मेटाफॉस्फेट। ठीक है, सर सोडियम फॉस्फेट पे कितना चार्ज था? तो सोडियम फॉस्फेट पे ये -3 होगा, ये +1 है ना, +1 इंटू 3 तो +3 -3 हो गया ना, बैलेंस तो करेगी ना चार्ज। हाँ हाँ हाँ। अपन ने सीखा तो है यार, देख ये +1 है। हाँ हाँ सर एनायनिक पार्ट लिखा है, हाँ समझा समझा। चलो, मतलब कोई अपन इतने एग्जांपल तो लिख ही लो यार जितने अपन से पूछे जा सकते हैं। इस बोरेट है,
रिमूव करते हैं O में। तो BO2 नेगेटिव होगा, ये मेटाबोरेट, ये मेटाबोरेट, बोरेटाइन ये मेटाबोरेट। अब अगर अपन कहेंगे मेरे पास ऐसे है, अगर मेरे पास एक 8 गिवन है और इसमें मैं लिखता हूं रिमूव 1 O एटम। अब देख भाई यहां मैंने O-2 मतलब ऑक्साइड रिमूव किया, यहां पर जो मैंने रिमूव किया वो ऑक्साइड था, आयन, और यहां मैं ऑक्सीजन एटम रिमूव कर रहा हूं। तो फिर ये आइट बन जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे पास अगर ऐसे गिवन है और मैं उसको ऐसे लिख लूं, चार्ज चेंज नहीं हुआ, चेंज ऑक्सीजन एटम हुआ। तो ये फॉस्फेट था, ये फॉस्फाइट है। ये सोडियम फॉस्फेट है। अगर Na3PO3 लिखता तो सोडियम फॉस्फेट है। तो ये तो अपन को पहले से पता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिख लो भाई। हो गया? Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है, मेटा कार्बाइड क्यों नहीं हो सकता? वो कह रहा है इफ वी रिमूव 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द सल्फ्यूरस एसिड देन वी कैन फॉर्म पायरो। हाँ करो ना, ये है तो ठीक है ना सर, लिखा तो था। अब भाई अपने आप मुझे लगा ये तुम अपने आप लिख लोगे, जो तुम पूछ रहे हो वो तो सामने ही लिखा है तुम्हारे। अरे ये तो गलत बात है। अब मैंने ये नहीं लिखा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मतलब तुम लोग भी नहीं लिखोगे। कौन सा रिएक्शन? मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, मैंने तो ये बताया कि ये फॉस्फेट है और मैंने ये बताया ये फॉस्फाइट है। नाम लिख के कि ये एनाइन में अपन कोई ऑक्सीजन रिमूव करोगे ना -2 तो ये सोडियम फॉस्फाइट, इसका नाम कैसे चेंज होगा? तो इसका नाम हो जाएगा मेटाफॉस्फाइट, मेटाफॉस्फेट एसिड। मैंने ये कुछ भी नहीं बताया, ये कोई रिएक्शन थोड़ी लिखा, मैंने तो नाम लिखा। हटा दो उसको। बाद में तुम लोग कहोगे सर कुछ लिख के भी नहीं बताते हो आप, और बाद में मतलब नाम ऐसे लिख देते हो, कुछ लिख के तो बताओ। अब जैसे इसमें है, अब सोडियम लिख देता हूँ ऐसे, तो सोडियम बोरेट, इधर सोडियम लिख देते सोडियम मेटाबोरेट, लेकिन यहाँ एक सोडियम आएगा, यहाँ 3 सोडियम आएंगे। तो उसको तो बताना ही पड़ेगा ना यार, थोड़ा तो लिख के बताओ, ऐसे थोड़ी होगा। फिर अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो कुछ तो एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पर सोडियम डाल दिए तो 3 सोडियम डालने पड़ेंगे, नेगेटिव चार्ज 3 है, तो मैंने लिखा था ना सोडियम फॉस्फेट।
अब ये कोई रिएक्शन थोड़ी बताया था, ये तो नाम बताया था भाई ऐसे होता है ना। दूसरा एग्जांपल था अपने पास, ये होता है सल्फेट और ये होता है सल्फेट। ये होता है PbO3 2 नेगेटिव प्लम्बेट। ऑक्सीजन रिमूव करते, ये प्लम्बाइट। लेकिन अब एनाइन है तो अपन ऐसे लिखेंगे ना, Na3 Na2 PbO3 ऐसे। तो ये हो गया ना, इसका नाम बताओ तो अपन बताएंगे ना, सोडियम प्लम्बेट। आपने बताया था मुझे कि O3 2 नेगेटिव होता है तो प्लम्बेट होता है, और अगर ऐसे लिखोगे तो प्लम्बाइट होगा। ये सोडियम प्लम्बाइट है। तब ये प्लम्बेट क्या ऐसे ही पूछेंगे या कुछ एनाइन वेनाइन डाल के भी, कैटाइन डाल के भी पूछ लेना, पूछेंगे ना, तभी तो अपन बता रहे थे। भाई आपकी मर्जी, आप इसकी जगह ऐसे लिख देना, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ये कैल्शियम प्लम्बेट हो गया, हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज थे, आप कोई भी कैटाइन डाल दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। भाई आपके पास दो नेगेटिव चार्ज है, आप सोडियम लिखोगे तो सोडियम सल्फेट लिख दूंगा, आप मैग्नीशियम लिखोगे तो मैग्नीशियम सल्फेट लिख दूंगा, आप एल्यूमिनियम लिखो मैं एल्यूमिनियम सल्फेट लिख दूंगा, चार्ज के हिसाब से बैलेंसिंग कर दूंगा। आप सिर्फ एनाइन लिखने के अलावा मॉलिक्यूल भी तो लिखो थोड़े बहुत। वो थोड़ा सा अपन बता रहे हैं कि इधर अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो मैं कोई भी कैटाइन डालूंगा तो कैटाइन का नाम लिखना पड़ेगा ना, जैसे कैल्शियम कैल्शियम प्लम्बेट, कैल्शियम का +2 चार्ज है, और आपने बताया था कि इस पे -2 चार्ज होगा इस वाले पे प्लम्बेट। अच्छा, ऐसे स्टेनेट भी होता है और स्टेनाइट भी होता है। दिस इज स्टेनेट और ये स्टेनाइट। ठीक है ना, तो 8 और 8 अपन को समझ में आ गया। पता है अपन को, ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस। मैं इसको हटा, names of some of the anions, कुछ anions के नाम लिख लेते हैं। जैसे CrO4 2 नेगेटिव होता है, तो इसको कहते हैं अपन क्रोमेट। तो क्रोमाइट भी होता होगा, हाँ होता है ना, एक ऑक्सीजन हटा लेना तो आइट बन जाए। Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट, इसको अपन कहते हैं डाइक्रोमेट। ये सीधा नाम पूछ सकते हैं, विच इज डाइक्रोमेट आयन। अगर MnO4 नेगेटिव होता है, ये परमैग्नेट है, परमैग्नेट है। तो ये मैग्नेट है।
तो NH2 माइनस NH माइनस, एक हाइड्रोजन, इससे एक और हाइड्रोजन निकाला तो -2 आ गया, एक और हाइड्रोजन निकाला तो -3 आ गया। ये अमाइड है, ये अमाइड होता है। ये इमाइड होता है, ये नाइट्राइड है। नाइट्राइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 नीचे गिर गया, लेकिन नाम चेंज होगा, then it will be called as azide। इसमें -1 Yes, sir, चार्जेस। ऑक्सीडेट, एसिडेट, एक्सक्यूज मी, सर ये कुछ नाम के याद रखने पड़ेंगे सर। बिल्कुल। अब कुछ कुछ ऐसे लिख देते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फेट, या ऐसे ना, ये सल्फेट है, replace one oxygen atom by sulfur। तो SO3 बचेगा, 2 नेगेटिव और एक सल्फर भी डालना पड़ेगा। मतलब दिस इज नथिंग बट S2O3 2 नेगेटिव, देन दिस विल बी कॉल्ड एज थायोसल्फेट। सल्फर को बोलते हैं थायो, दिस इज थायोसल्फेट। अच्छा सर, तो फिर कोई भी एटम के जगह सल्फर रिप्लेस हो जाते हैं तो उसे थायो कहते हैं। ऑक्सीजन की जगह, जैसे अपन ऐसे, ओके सर। देख भाई, किसी ने कुछ पूछा था लेकिन बैकग्राउंड में उसके साउंड था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। ये थियोसल्फेट समझाना। किसी को समझ में आया तो बोलो। तो वो शायद बोल रहा है कि थायोसल्फेट बताओ ना। यस हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जब अपन ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस करेंगे ना किसी में, तो थायो वर्ड आता है। सल्फेट जो होता है वो ऐसे होता है, अपन सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं सल्फेट से। तो सल्फेट अपन को पता है क्या होता है, कि सल्फेट एक ऑक्सीजन को हटा दे और सल्फर लिख दे वहां पे, तो थायो सल्फेट के लिए होगी। मतलब एक ऑक्सीजन को हटा दे और एक सल्फर एटम डाल दे उसमें, हो गया था सल्फर। तो मेरे पास एक सल्फर था, 4 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन को हटाया और उसमें एक सल्फर डाल दिया, तो थायो सल्फेट हो गया। दैट इज। क्या सर, एक और चीज, जैसे आपने ये OCN का मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया ना साइनेट का, तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे? CNO लिखेंगे या फिर NOC लिखेंगे या OCN लिखेंगे? पहले कौन सा लिखेंगे, बाद में कौन सा लिखेंगे? ये लिखा तो है इसमें कि पहले वो लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे। अच्छा। पहले सल्फर, फिर सी और फिर N। तो वो ना स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तो अभी तुमको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना मैं,
अभी स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ मैं बॉन्डिंग में। चलो खत्म ये वाला चैप्टर। अब केमिकल बॉन्डिंग शुरू होगा। एक सेकंड। थ्योरी खत्म हो गई, ये आपका चैप्टर खत्म। BIN 60 to 65% part of the chapter is calculation of oxidation number. हाँ डन सर। चल chemical bonding. कौन सा मोल कॉन्सेप्ट बाकी है? कोई मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट बाकी है अपना? यस हाँ सर, सर, नॉन ओल्ड एपिसोड में कंसंट्रेशन वगैरह बचा था, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग तक ही हुआ था, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं था जो भी था। चलेगा। कंसंट्रेशन टर्म्स करवा दूंगा। हाँ सर, उसका एक्स्ट्रा क्लास ओल्ड एपिसोड का लगा के कभी करा दीजिए। देख लेंगे अपन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कर लेंगे। सिर्फ AP4 का ही बचा हुआ है तो करते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। The atom forms bond to stabilize themselves. वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। एन फैक्टर और नॉर्मलिटी भी बचा हुआ है। वो एन फैक्टर नॉर्मलिटी अब भूल जाओ, 12th में होगा, है ना? एन फैक्टर और नॉर्मलिटी आपका 12th क्लास में होगा। अगर मेरे शीट में कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाले तो मैं 12th में करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो शीट में कुछ भी नहीं मिलेगा उसका। जब नहीं मिलेगा तो अभी छोड़ देते हैं, फिर मैं करवा दूंगा। अभी सिलेबस थोड़ा आगे जाने दो यार। बॉन्डिंग अपना खत्म हो जाना चाहिए था, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ बॉन्डिंग। सिलेबस पर ज्यादा टेंशन, वो इसलिए तो डिले हो जाता ना कि बहुत सारी चीजें अभी पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो 12th में आएंगी, फिर वो डिले नहीं करना चाहते ना अपन, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। सो द एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स टू स्टेबलाइज देमसेल्फ because formation of bond is an exothermic reaction. Formation of bond is an exothermic reaction. Atoms can form bonds with different type of atom as well as the same type of atom to complete their outlet. सर मतलब कोई भी एटम हो वो दोनों अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करेंगे? बिल्कुल, दोनों ही अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, राइट? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो
when atoms approach each other, then due to sharing of electron, energy of both the atom decreases. Both the atoms decreases due to attraction between them. अब रिपल्शन के चांसेस होते नहीं है, जैसे एक हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन है उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। अगर पैरेलल स्पिन से अप्रोच करेंगे तो रिपल्शन होगा, लेकिन जनरली जब ये पास आते हैं तो वो एंटी पैरेलल बन ही जाता है। तो ये दो हाइड्रोजन एटम है, एक का स्पिन ऐसे होगा तो दूसरे का स्पिन ऐसे होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों का। ये बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसको अपन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर करके बॉन्ड बनाया तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। दैट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो अपन कहते हैं कि भाई इफ इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, अपन उसे ऐसे बोलते हैं। सपोज अपन थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं। अपन पोटेंशियल एनर्जी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या मैं 0 लिखने वाला हूँ या माइनस लिखने वाला हूँ और यहाँ प्लस लिखने वाला हूँ। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स अपन बॉन्ड लेंथ भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर। अगर अपने पास कोई, चलो हाइड्रोजन एटम ही ले लेते हैं। मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम है, एक Ha और एक Hb। दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो उनकी एनर्जी 0 होगी, बिकॉज व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन एनर्जी इज 0। तो 0 एनर्जी। जब वो आपस में अप्रोच करेंगे, व्हेन दे अप्रोच ईच अदर, तो अपन उनको पास लेके आएंगे, पास लेके आएंगे, पास लेके आए, पास लेके आए, और एक मोमेंट आएगा जब उनमें अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अट्रैक्शन शुरू हो गया, अट्रैक्शन होता रहा होता रहा होता रहा, उनकी एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी जितना, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अट्रैक्शन इज नेगेटिव। और फिर एक टाइम आएगा जब वो एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब दो एटम थे, अब जो पास आए तो वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो गया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इससे ज्यादा पास नहीं आ सकता। तो इस मोमेंट पे अपन कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड लेंथ, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसी मोमेंट पे अपन कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स। तो इसमें सपोज कर लेते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो अगर वो एनर्जी अपन ऐसे बना सकते हैं। तो अपन कहेंगे यहाँ पर उनमें अट्रैक्शन शुरू हुआ होगा, यहाँ पर उनमें और पास आ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रहा होगा, मतलब यहाँ पर आपने बॉन्ड लेंथ बनाया होगा। ये बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अपन कहेंगे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मान लो ये H एटम है, तो अपन को पता है वैसे H एटम का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए तो बॉन्ड लेंथ इज 0.74 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये आ जाएगा भाई, ये बॉन्ड लेंथ आ जाएगा 0 to this much। और जब बॉन्ड बनता है तो इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी अगर ब्रेक करना है, अपन चेक कर लेंगे कि हाइड्रोजन को कितना ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, दोनों को फ्री करने के लिए आपस में। तो जितना एनर्जी इनको फ्री करने के लिए यूज होगा, उतना ही एनर्जी जब ये बॉन्ड बनेगा तो उतना ही एनर्जी लिबरेट भी होगा। तो वो जो एनर्जी डिक्रीज होगी ना बॉन्ड फॉर्मेशन से, उसी को अपन कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है -436 किलो जूल पर मोल। उतना एनर्जी लिबरेट हो जाएगा। तो आपने लिखा ना इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, ऊपर बताया तो है कि इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना।
तो जब भी कोई बॉन्ड बनेगा अपन बताएंगे कि एटम पास आएंगे तो अट्रैक्शन शुरू होगा, अट्रैक्शन होता गया एक पॉइंट पे मैक्सिमम अट्रैक्शन। अब अपन इससे ज्यादा पास लेके जाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे अपन को पता है अपने पास एक रिपल्शन चौक, होगा ना तब। बिल्कुल जैसे अपन बोलते हैं कि अपने पास एक चौक है, उसमें मैक्सिमम क्लोजिंग है, क्लोज पैकिंग है, तो वो बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है उनका। अब अपन अगर उस चौक को अगर प्रेस करेंगे तो वो फिर ना ज्यादा प्रेस करने की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी और वो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। वो इसलिए कि जब आप ज्यादा प्रेस करोगे तो बॉन्ड लेंथ से ज्यादा प्रेस किया तो फिर वो रिपल्शन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर रिपल्शन बढ़ेगा और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है। इस पॉइंट पर रिपल्शन अट्रैक्शन इक्वल हो जाएगा, उसके बाद रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करेगा तो पार्टिकल दूर चले जाएगा। उस टाइप से अपन बता सकते हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, अब तक आपने हमें ये बताया कि जब दो एटम अप्रोच करते हैं, अगर प्रॉपरली अप्रोच कर रहे हैं तो उनमें बॉन्ड बनेगा, एनर्जी लिबरेट होगी, इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, और जब उनकी मिनिमम एनर्जी होगी तब उस टाइम में उनमें बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये आपने बताया बस। और जो बॉन्ड बनने से एनर्जी लिबरेट होती है उसको आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो, आपने ये बताया। और एटम इसलिए बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि फ्री एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं अगर उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो, इसलिए एटम आपस में बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। Only valence electron take place in bonding, can take place in bond formation. जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है ना, बस वही बॉन्ड फॉर्मेशन में आ सकते हैं, सभी इनर शेल नहीं आ सकते बॉन्ड फॉर्मेशन। बिल्कुल, अगर इसको एनर्जी बनी और वो कह रहा है कि सर अगर इतनी एनर्जी लिबरेट हुई है बॉन्ड बनने में, तो जब अपन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, उतनी देंगे तो एटम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल उसी को तो बॉन्ड एनर्जी बोल रहा है। ठीक है सर तो पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड एनर्जी एक ही है ना? बिल्कुल, टाइप्स ऑफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एक तो अपन पढ़ेंगे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट, एक ही बात। तो ऐसे बॉन्ड जो हमेशा मेटल और नॉन मेटल में फॉर्म होते हैं, which forms among metal and non-metal. Covalent bond. Forms among non-metals. पर थर्ड टाइप अपन कॉर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा कम पता होगा। तो फॉर्म्स अमंग नॉन मेटल और मेटल नॉन मेटल, बना सकते हैं। और फिर अपन मेटालिक बॉन्ड, अमंग मेटल्स, बाकी और जो बॉन्ड्स हैं जब पढ़ेंगे तो उनका नाम लिखेंगे, तो उस टाइप से अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, वहां से अपन शुरुआत। एक मिनट जल्दी करेंगे, जल्दी कॉपी करो यार, ये सोच के कि एग्जाम में कर रहे हैं। हाँ सर हो गया। तुम लोग एग्जाम में कभी कॉपी किए नहीं किए? क्यों?
नहीं सर, मौका नहीं मिला। वेरी गुड आंसर, मौका नहीं मिला, सही बात है। सर वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले तो बहुत हार्ड आते थे, अभी थोड़ा संभला हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इजी हो जाएगा, बता थोड़ा सा मतलब ऐसे कर। यार अथर्व तू काफी दिन बाद बोला यार, कहाँ था भैया इतने दिन से? नहीं सर, मैं बैठा होता हूँ बस। अच्छा अच्छा, तो मतलब पता क्या, अगर किसी को एक बात ध्यान रखना, अगर किसी को कोई पार्ट, कोई सब टॉपिक या कोई पार्ट क्वेश्चन अप्रोच करने में टफ जा रहा है ना, तो वो सैटरडे या संडे को ना ऑफलाइन क्लास में आता है, जब भी ऑफलाइन क्लास होता है। सर आप हर वीकेंड आते हो सेंटर पे? सर चर्च गेट। चर्चगेट भी आता हूँ, अभी आने वाला हूँ मैं चर्चगेट सर में कौन सा आऊंगा इस बार। अभी तो संडे को विरार जाऊंगा मैं, संडे को विरार जाऊंगा और बोरीवली जाऊंगा, नेक्स्ट संडे चर्चगेट। अब मेरा वैक्सीनेशन भी पूरा डबल कंप्लीट हो गया ना, तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब अब जो भी होगा, लेकिन अपन प्रिकॉशन लेके आ तो सकते हैं ना आराम से, आते हैं उसमें। सर ये संडे हो क्या आप पनवेल सेंटर में? हाँ इस संडे को, सैटरडे रहूंगा इस सैटरडे ना, तो ओके सर। ना सर सैटरडे 11 से 2 तक। हाँ सैटरडे 11 से 2। सर ठीक पर है। स्कूल होता है तो फिर कैसे? स्कूल होता है उस टाइम? सर स्कूल 1:45 तक होता है। अच्छा, तो कभी कभी वैसे भी होते हैं क्या, कभी कभी मतलब हम लोग संडे को भी आ जाते हैं, तो संडे को जैसे इस बार तो संडे को वहीं था पूरा, कल तो इवनिंग में 7 o'clock वापस आया, मतलब मॉर्निंग गया था मैं, मॉर्निंग के 12 o'clock के आसपास गया था, इवनिंग में 7 तक वहीं रहा, 7 आवर्स। तो चलो फिर संडे को आ जाना किसी दिन अपन, या किसी दिन टाइम बना लेंगे अपन छुट्टी उट्टी का, उस दिन आ जाएंगे। यस चलेंगे? चलो तो फिर अपन आइनिक बॉन्ड से शुरू करते हैं। अभी आपका होमवर्क पूरा पीरियोडिक टेबल होगा, कल रात को 10 बजे डिस्कस करेंगे। सर सिर्फ शीट या डीपीपी भी? पहले बेटा शीट कर लेते हैं, हाँ पहले अपन शीट कर लेते हैं, फिर डीपीपी भी कर लेंगे। पता अपन डिस्कशन क्लासेस जो है ना, डिस्कशन ये रात को फिक्स ही कर लेते हैं कि रात को ना कभी कभी ऐसे ना 2-3 दिन ऐसे इस टाइप से ना 10 बजे के आसपास आप लगा लो डाउट क्लासेस, लेकिन आना पड़ेगा सबको, ऐसे नहीं करना कि मतलब नहीं नहीं वो पेरेंट्स को पता नहीं हाँ तो सर। मतलब बच्चों को आना चाहिए, या ऐसे कि मतलब गेम खेलने का टाइम था मेरा, तुम लोग मोबाइल पे गेम खेलते हो ना, आज तो नहीं है ना? नहीं सर। आज नहीं है, आज नहीं करेंगे, चल देखते हैं अपन है। इट इज फॉर्म्ड by complete transfer of electron, by transfer of electron from metal to non-metal, that is electropositive element है। अब मेटल लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो लिखा हो ही जाएगा, मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल, that is electronegative element। तो जैसे अपन को सोडियम और क्लोराइड गिवन है, तो ये 2 8 होता है 1, और ये 2 8 7, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, Na पॉजिटिव बन जाएगा जो कि 2 और 8 हो जाएगा, और ये Cl माइनस हो जाएगा जो कि 2 8 8 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वही आयनिक बॉन्ड होता है। सो फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन metal must have low ionization, लो आयनाइजेशन, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए ना, एंड नॉन मेटल मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। थर्ड
आयनिक बॉन्ड इज, तो आयनिक बॉन्ड होता है वो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between the cations and anions, वो आयनिक बॉन्ड होता है। Therefore अगर अपन फोर्स की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपना R हो जाएगा, उसको D लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आप रेडियस लिखो तो रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस एनाइन कर लेंगे ना, डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो फॉर्मूला देख के तो थोड़ा अच्छा लगता है भाई, अपन R ऐसे लिख लेंगे ना, R ऑफ कैटाइन प्लस R ऑफ एनाइन का स्क्वायर। ये सोडियम कैटाइन हो गया, अब क्लोराइड एनाइन हो गया, तो इसका ये एटम और ये एटम, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक डिस्टेंस होगा वो Ra प्लस Rb हो जाएगा, R पॉजिटिव और R नेगेटिव, तो डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा। अपन को पता है फोर्स के फॉर्मूले में ये डिस्टेंस स्क्वायर होता है। डिस्टेंस बिटवीन द कैटायंस एंड आयंस। एंड अगर अपन तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो भी अपन को पता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस R है ना इन दोनों के बीच में जो बनेगा, R is the distance between the cations and anions. उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, हाँ उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड। Ionic molecule or compound do not exist as a single entity, but it exists in a large network of जैसे HCl मॉलिक्यूल होता है ना, वो सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन NaCl सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होता है। सिंगल एंटिटी लिखा हुआ है मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, En लिखा हुआ है एंटिटी, सिंगल मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। जैसे अपन एग्जांपल ले लेंगे, इन NaCl each sodium ion is surrounded by 6 Cl ions, and each Cl ions is surrounded by 6 Na positive। तो जैसे कोई Na पॉजिटिव अपन को गिवन है, तो ये ना Na पॉजिटिव ऐसे 6 Cl माइनस आयन से अट्रैक्टेड होता है, ऐसे ये क्लोराइड आयन लिख लो, ये वाला इससे 6 बना लो, तो दे आर अट्रैक्टेड लाइक दिस। मतलब Na और Cl का कोई एक बॉन्ड नहीं होता, एक कैटायन सराउंड में बहुत सारे एनायन से अट्रैक्टेड होता है। जैसे HCl होता है ना, तो HCl में मॉलिक्यूल में अपन को पता है इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसकी तरफ शिफ्टेड होगा, मतलब बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, ये बॉन्ड डायरेक्शनल होगा, इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा और किसी की तरफ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड।
इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ, और इसमें भाई एक कैटाइन बहुत सारे एनाइन से सराउंड होगा, या एक एनाइन बहुत सारे कैटाइन से सराउंडेड होगा। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ये इसके स्ट्रक्चर का, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है सॉलिड स्टेट में। ये 6 ही क्यों, व्हाई नॉट 8, व्हाई नॉट 4? वो उसका स्ट्रक्चर वैसे है। NaCl मतलब नमक, रॉक सॉल्ट। तो वो इजीएस्ट एग्जांपल था, इसलिए मैंने लिया। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यू टू दैट सो द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, क्योंकि HCl होता तो वो डायरेक्शनल होता, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही शिफ्टेड होगा, तो डायरेक्शन है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब तो सराउंडेड है ना वैसे, तो देयर इज नॉन डायरेक्शनल नेचर। सर आयोनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है सर, तो चार्जेस डेवलप होते हैं, तो वो अट्रैक्ट तो करेंगे दूसरे को, इसीलिए हाँ, बहुत सारे कैटायंस और एनायंस एक दूसरे को सब सराउंड करते हैं आयोनिक कंपाउंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट नंबर 5 से अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, एनर्जी इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कल रात को मैंने आपको कहा अपन 10 o'clock, भाई ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना कुछ भी। और किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, इसका साथ में है क्या? सबका साथ में कर लेंगे, कुछ कुछ काम ऐसे कर लेते हैं, It's क्योंकि डाउट्स तो कॉमन ही होते हैं, पर थोड़ा सिलेबस अपना फास्ट हो जाता है ना। चलेगा? क्लास 1 होगा।